देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये पीस सांप के केवल 2 पीस हैं, आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा। करण ज़ोर से हँस पड़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्केल पूरे सांप या आधे सांप का हो, फिर भी उन पर कोई निशान नहीं था, इसलिए वे कचरा थे। ओह! मैं सच में नहीं कह सकता कि वे कचरा है। इन रेयर स्केल्स को लाखों में बेचा जा सकता है, जिसे यह छोटा मैजिशियन शायद बहुत पैसा मानता है। अनफॉर्चुनेटली मटेरियल उसकी नज़रों में कीमती नहीं था। आदर्श ने स्केल्स की ओर इशारा किया और कहा, निशान वही है, ये ब्लू स्पॉट। करण ने जब उस आदमी को उसे परेशान करते देखा तो वह टूट पड़ा। क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? यहाँ तो कुछ नहीं है, अपना सामान लो और चले जाओ। आदर्श को तो रोना ही आ गया। उसने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, फिर भी जब उसने उसके चेहरे पर गुस्से का एक्सप्रेशन देखा तो वो जानता था कि वो आदमी कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ इतना शोर क्यों है? करण, क्या तुम बर्खास्त होना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे परेशान होने से सबसे ज़्यादा नफ़रत है? एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया जिसकी भौहें, मूछें और बाल सभी बैंगनी थे। करण ने जल्दी से अपने टीचर से माफ़ी मांगी और आदर्श की तरफ देखा। आदर्श जानता था कि इस छोटे मूर्ख को समझाना मुश्किल है, इसलिए उसने जल्दी से बूढ़े आदमी से कहा, मिस्टर सुरेंद्र, मैं आदर्श, मुझे बूढ़े दादाजी ने भेजा है। मैं जादू नगरी में फोर्ज मास्टर के रूप में आपकी रेपुटेशन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैंने कुछ फेमस फोर्ज मास्टर का दौरा किया है। फिर भी उन सभी ने मुझे बताया कि केवल मिस्टर सुरेंद्र ही इस तरह के यूनिक मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पेशेंटली आपका वेट कर रहा था। करण ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कितना बेशर्म था ये लड़का। पेशेंटली वेट करने से उसका क्या मतलब था? वो 5 मिनट से भी कम समय पहले ही तो यहाँ आया था। इतना मक्खन मत लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मास्टर को सिर्फ इसलिए बरगलाया जा सकता है क्योंकि तुम उस पर फप्तियाँ कस रहे हो? कर्ण अपने भाषण के बीच में था जब उसने दरवाजे को धक्का देने की आवाज़ सुनी। कर्ण ने मुड़कर देखा और अपने मास्टर को अपनी अच्छी तरह से पहनी शर्ट में अपमानजनक तरीके से बाहर निकलते देखा। उसका चेहरा एकांत प्रिय एक्सपर्ट की तरह एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखें गर्व के संकेत से चमक रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे आया और तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम उन मंदबुद्धि वाले पुराने चुभनों की तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है कि वे अपनी लिमिट से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये जानते हुए कि मैं सुरेंद्र सभी तरह के रेयर मटेरियल्स से निपटने में माहिर हूँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? मुझे देखने दो। जब आदर्श ने सुरेंद्र को कमरे से बाहर आते देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ। इस बीच कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसका सिर दीवार से टकरा गया हो। ऐसा अविश्वसनीय टीचर के साथ उसका अंत कैसे हुआ? आदर्श के जवाब देने से पहले ही कर्ण ने कहा, मास्टर, क्या आपने मुझे पहले नहीं दिखाया था कि सांप की प्रजाति के वंश की पहचान कैसे करनी है? आमतौर पर ऊंचे वंश वाले बीस्ट के पास ज़्यादा सांप के निशान होते हैं। ये मटेरियल पूरी तरह से ब्लैक है और इसमें सांप के निशान भी नहीं हैं। मुझे यकीन है कि ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी मटेरियल है। सुरेंद्र स्केल के पास गए और उसे ध्यान से चेक करने लगे, जबकि उनके एक्सप्रेशन तेज़ी से बदलते रहे। बेवकूफ़, क्या मैंने तुम्हें कीमती मटेरियल को सबसे अच्छी बर्फ़ की चादर पर रखने को नहीं कहा था? तुमने उन्हें टेबल पर क्यों रखा? देखो, टेबल कितनी गंदी है। क्या तुम जानते हो कि अगर मटेरियल थोड़ी सी भी धूल पकड़ ले तो मुझे कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे? सुरेंद्र ने पलटकर करण को डांटा। सुरेंद्र ने जल्दी से एक बर्फ की चादर पकड़ी और धीरे से सांप के स्केल को उन पर रख दिया। उनकी आंखों की झिलमिलाहट अब लालच का संकेत दे रही थी। ये अफसोस की बात है कि ये वास्तव में रेयर स्केल्स नहीं हैं, वरना वे बेहद कीमती होंगे। सुरेंद्र ने अंत में एक आह भरी। आदर्श का तुरंत बूढ़े आदमी के बारे में एक अलग नज़रिया था। कितना इम्प्रेसिव! इन स्केल्स को प्योरीफाइड किया गया है। ये सच में रियल रेयर मटेरियल नहीं है। ये बहुत बुरा नहीं है, बस प्योरीफिकेशन थोड़ा बेहतर हो सकता है, इसलिए मैं इससे बहुत एडवांस्ड आर्मर इक्विपमेंट तैयार कर सकता हूँ। सुरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। कर्ण लगभग पागल ही हो गया था। दुनिया में ये क्या है? तो मटेरियल एक्चुअली मानव निर्मित था, बिना किसी सांप के निशान के? ये नकली था? कुछ ऐसा जो आपको गली के स्टॉल में मिल सकता है? मास्टर, क्या आप श्योर है कि आप नहीं चाहते कि मैं उसे बाहर निकाल दूं? करण ने सुरेंद्र को टकटकी लगाए देखते हुए कहा। क्या निकालो? तुम्हारी मूर्खता मुझसे आग्रह कर रही है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। तुमसे किसने कहा कि इसमें सांप का कोई निशान नहीं है? निशान इतना बड़ा है कि ये पूरे मटेरियल को ढक रहा है।
सुरेंद्र ने एक और फटकार लगाई। करण पूरी तरह से कंफ्यूज था और अपने आप में ही वो बुदबुदाया, ये सिर्फ स्किन का रंग है, एक निशान है। आदर्श ने करण के लिए खेद महसूस किया जिसकी निंदा की जा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम जो देख रहे हो वो सांप के दो बहुत ही छोटे स्केल्स हैं। इसका सांप का निशान नीला है, इसलिए निशान के वास्तविक आकार को देखने के लिए आपको उनमें से कुछ पीसेस को एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी। करण ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, सांप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? करण की एक्सक्लेमेशन ने सुरेंद्र के लिए एक रिमाइंडर के रूप में काम किया, जो अभी भी सांप के स्केल को निहार रहा था। उसने आदर्श को आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या ये मटेरियल हो सकता है? आदर्श ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो जानता था कि बूढ़ा एक एक्सपर्ट है। किसने सोचा होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े ने तुम्हें यहाँ भेजा। ये सच है कि बाकी लोग इस बारे में अनजान है कि इसके साथ क्या करना है। सुरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। विशाल काला सांप अब कोई रहस्य नहीं था। इस तरह सुरेंद्र ने आसानी से सांप के स्केल्स की उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया था। फिर मैं मिस्टर सुरेंद्र से एक एहसान मांगना चाहता हूँ। मुझे आर्मर का एक सेट बनवाना है। आदर्श ने कहा, ठीक है, लेकिन लाइन में नंबर आने तक अभी 1 साल का अंत लग जाएगा। सुरेंद्र ने कंधे उचकाते हुए कहा। आदर्श की आंखें तो लगभग बाहर ही निकल आई। अगले साल का अंत? हंटर कंपटीशन होने से पहले उसे शायद इसे पहनने का मौका भी न मिले। क्या आप अपवाद नहीं बना सकते? आदर्श ने उसे देखते हुए पूछा। सुरेंद्र ने मटेरियल की तारीफ करते हुए कहा, ज़रूर, मुझे पब्लिक हॉलीडेज़ पर काम करने की फ़ीस सहित नॉर्मल कीमत का 3 गुना पे कर दो। आदर्श के माथे पर काले लकीरें दिखाई देने लगी। क्या आप इसे मुफ्त में नहीं कर सकते? ये देखते हुए कि ये कितना रियल मटेरियल है। जब आपने एक फोर्ज मास्टर बनने का फैसला किया तो पैसे के बजाय आर्ट को आगे बढ़ाने के अपने जुनून को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए आदर्श ने बेशर्मी से पूछा, बकवास बंद करो, मुझे सही पैसे पे करो। अगर तुम एक्स्ट्रा फीस नहीं दे सकते तो मेरे लिए कुछ काम करो। बूढ़े के पास काफ़ी टैलेंटेड हंटर्स है। ऐसा है कि मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत है और नॉर्मल हंटर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बहादुर नहीं है। सुरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी भी स्कूल जाना है। आदर्श तैयार नहीं हुआ। जंगल में जाने के बारे में किसने कहा? ये जादू नगरी में है। सुरेंद्र ने उससे देखते हुए कहा, पहले मुझे इसके बारे में बताओ। आदर्श ने जवाब दिया, जादू नगरी बहुत ही बड़ी थी और बेसिकली ये एक इकोसिस्टम था। यहाँ केवल इंसान ही नहीं रहते थे, काफ़ी कुछ डीमन बीस्ट भी थे। आदर्श पहले से ही अपने पिछले एक्सपीरियंस से यह जानता था। कोई रास्ता नहीं था कि आदर्श 3 गुना कीमत चुका सकता था, क्योंकि बूढ़े दादाजी ने पहले ही उसे बता दिया था कि उनके रिकमेंडेशन के बाद भी आर्मर के एक सेट को तैयार करने की कीमत 20 लाख थी। आदर्श विशाल छिपकली की लाश को बेचने और अपनी जेब से कुछ जोड़ने के बाद भी इसका खर्च नहीं उठा सकता था। 3 गुना कीमत 60 लाख होगी। ये उसे लूटने से अलग नहीं था। क्या आपने वेम्पायर्स के बारे में सुना है? सुरेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। आपकी तरह? आदर्श ने तुरंत बदले में पूछा। कितना असभ्य है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिन में इंसानों की तरह रहते हैं लेकिन रात में महिलाओं का शिकार करते हैं। डीमन बीस्ट से अलग ये खुद को इंसानों के रूप में छुपा लेते हैं और इन्हें अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इंसानों के खून की ज़रूरत होती है। ये वेम्पायर पश्चिम से उत्पन्न हुए हैं। सुरेंद्र ने आदर्श को मामला समझाते हुए कहा।